आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है, क्या ऑपोजिशन की एपीसी पार्लिमान का वकार बहाल कर पाएगी? जिनसे ज्यादती के बढ़ते वाकयात, कैसे बदलेगा तफ्तीश का तरीकाकार? रिकॉर्डिंग लीज केस, आलमी बैंक से पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। रियासत के हाकिमीन टैक्स देने से गुरेजा क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कौमी असम्बली के मुकद्दस इदारे की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। पार्लियामान की बची खुची रोशनियों को गुल करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर सही गिनती नहीं हो सकती तो दूर अफ्तादा पोलिंग स्टेशंस का क्या हाल होगा? हुकूमत की तमाम तर कोशिशें ऑपोजिशन को गद्दार साबित करने पर लगी हुई हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के तरीकाकार और फिर स्पीकर असद कैसर के रवैये पर तनकीद का सिलसिला जारी है। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इन्होंने कौमी असम्बली के मुकद्दस इदारे की हुर्मत भी तबाह और बर्बाद कर दी। अगर कौमी असम्बली के फ्लोर पे सही गिनती नहीं हो सकती तो आप मुझे बताइए कि किसी दूर अफ्तादा पोलिंग स्टेशन के ऊपर गिनती कैसे ठीक होगी? वजीर आजम ने यह साबित करने की कोशिश की कि इस मुल्क की तमाम ऑपोजिशन गद्दार है। ऑपोजिशन ने उसके ऊपर अमेंडमेंट्स दी तो खुद हुकूमत की आंखें खुली कि वो कितनी भोंडी लेजिस्लेशन थी जो हुकूमत कर रही थी। पार्लियामान की बत्तियों को, रोशनियों को जो बची कुची हैं, उन्हें गुल करने की साजिश में लगे हुए हैं। जॉइंट सेशन जिसका तकद्दुस सबसे ऊंचा होता है, उसको जिस तरह इन्होंने बुलडोज पार्लियामेंट बनाया है, सारा पाकिस्तान और सारी दुनिया थू थू कर रही है। ऑपोजिशन जमातें स्पीकर के रवैये से सख्त नाला हैं और इसी बिना पर आज ऑपोजिशन ने स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत होने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का बायकॉट किया, जिसके बाद स्पीकर की जेर सदारत होने वाला इजलास मुलतवी करना पड़ा। यह पहला मौका नहीं है कि जब ऑपोजिशन स्पीकर के रवैये से नाला है, बल्कि इससे पेशतर भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का इंदिया दे चुके हैं। मगर सवाल तो यह भी उठता है कि क्या ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की पोजीशन में है या फिर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कोई और हरबा इस्तेमाल किया जाएगा? यकीनन ये तमाम तर ऑप्शंस एक रोज बाद होने वाली एपीसी में डिस्कस होंगे। मगर सवाल तो यह भी है कि जहां साबिका 2 एपीसीज कामयाब नहीं हो सकी हैं, मुतादिद बार ऑपोजिशन सर जोड़कर बैठी है कि ऑपोजिशन की तीसरी एपीसी, तीसरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसपे ऑपोजिशन जमातें मौजूद होंगी, उनके माबैन इत्तफाक राय भी हो पाएगा। हालात का जवाब हम ऑपोजिशन से लेंगे। मगर जहां तक स्पीकर असद कैसर के रवैये का मामला है, न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि हुकूमती अरकान असम्बली को भी स्पीकर के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती अरकान असम्बली को स्पीकर असद कैसर से क्या शिकवे हैं और क्या शिकायतें हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। फिर ये कहिएगा कि जहां ऑपोजिशन को हुकूमत से बहुत सारे शिकवे हैं, वहां एक बड़ा बुनियादी शिकवा ये है कि उन्हें ईवान में बोलने का भरपूर मौका नहीं दिया जाता है और जिस तरह से ईवान को चलाया जा रहा है, ये ईवान के तकद्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस शिकवे को कैसे एड्रेस करेंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐवान चलाया जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब के तहत। एक सब्ज़ रंग की किताब होती है और उस किताब को पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके तहत ऐवान चलाया जाता है। अब उसमें ये कि आप बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को सामने रखें कि आप जो बात कर रहे हैं या जो बात आप कह रहे हैं, वो बात आप जो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर, वो क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनता है, और जो स्पीकर साहब इस पर अपनी रूलिंग दे रहे हैं वो रूलिंग दुरुस्त है कि नहीं है। अगर आप मुझसे बग़ैर लगी लिपटी सुनना चाहते हैं तो दर हकीकत ऐवान को रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत नहीं चलाया जा रहा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत ऐवान को चलाने के लिए ये भी देखना पड़ता है कि ऑपोजिशन के साथ साथ जो आपका ट्रेजरी बेंचेस हैं, उनकी कहाँ कहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी कहाँ का रिजर्वेशंस हैं। तो इस पर यह कि हाउस एडवाइज़री कमेटी बनती है और हाउस एडवाइज़री कमेटी इस पर तय करती है, लेकिन सितम बालाए सितम यह है कि हाउस एडवाइज़री कमेटी जो तय करती है स्पीकर साहब के साथ, जो मेरे इल्म में उनके चैम्बर में जाकर जब वो हाउस में आते हैं तो बदल जाते हैं और वो कुछ और अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि हाउस एडवाइज़री कमेटी में तय होता है कि जी हम इस मौके पर इतनी बात करेंगे, इतनी बात करेंगे। अब आप ये सोचें कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हों
और वो अपना मौक़िफ़ तो बयान करके चले जाएं। बाकी सब लोग क्या यहाँ पर आलू बेचने के लिए आए? उनका मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे आप? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अगर ट्रेजरी बेंचेस को कुछ शिकायत है तो अपोजिशन बेंचेस की शिकायत इसलिए काबिले तवज्जो नहीं है मेरे नज़दीक, क्योंकि उन्होंने कभी भी ट्रेजरी बेंचेस की तकारीर नहीं सुनी। वो हमेशा ये होता है अपनी बातें की और कहकर वो निकल। लेकिन डॉक्टर साहब, बतौर हुकूमती रुकन अगर आपका शिकवा है, बतौर हुकूमती रुकन अगर आप ये शिकवा कर रहे हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत नहीं चलाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन जमातें कहीं तो हक बजानिब हैं ये कहने पर कि रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब बहुत बड़ा शिकवा ये भी है कि जिस तरह से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के अंदर गिनती की गई, वो गिनती ठीक नहीं थी। गो के ऑपोजिशन के मेंबरान भी गैर हाजिर थे, फिर हुकूमती मेंबरान भी गैर हाजिर थे, और हमारी मालूमात के मुताबिक पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आप भी मौजूद नहीं थे। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है, ये तो बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैं आपकी बात बता दूं, हमने कहा हक बजानिब थे। देखिए, बाथरूम में अगर 2 कुंडियाँ हैं, एक तो कुंडी लगी हुई है वैसी और एक चटखनी। अब चटखनी नहीं लगी हुई है और कुंडी लगी हुई है, और मैं कहूँ कि जी चटखनी भी लगी नहीं चाहिए और कुंडी भी, तो आप मुझे कहें कि नहीं अपोजिशन कहीं तो हक बजाने में कि चटखनी नहीं लगी हुई है, तो ये तो कोई दलील नहीं हुई आपकी। देखिए ना, मैं उनके हक बजानिब के अपने हक बजानिब होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत कौमी असम्बली को नहीं चलाया जा रहा है। ये एक मेरा एक बुनियादी स्टेटमेंट है। अब आप जो फरमा रहे हैं इस पे बता दें, मेरा ज़िमनी सवाल ले लें कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर को जो बाईपास कर रहा है वो कौन कर रहा है आपकी नज़र में? किसकी गलती है? स्पीकर साहब कर रहे हैं। स्पीकर साहब कर रहे हैं। और अगर ऑपोजिशन ये कहती है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, तो उसको फिर आप भी सपोर्ट करेंगे? वो नहीं लाएंगे, वो सिर्फ जो चीज़ भी है ना वो लाएंगे, जाएंगे, आएंगे, वो करेंगे कुछ भी नहीं। उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। और अब ऐसे भी हालात नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद आए और मंजूर हो जाए। हाँ, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत नहीं चल रहा है, इसको बैठकर हाउस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पर तहरीक अदम एतमाद नहीं आती। आपको जो दूसरा सवाल है वो उसमें उसको अगर सामने रखें तो देखें, मेरा मसला बुनियादी तौर पर एक दिन पहले मरवा, मेरी कराची की बच्ची, मेरे हल्के की बच्ची, उसका बेदर्दी के साथ उसकी किस्मत दरी हुई और फिर उसको ज़िंदा जला दिया गया। मैं उस पर बोलने के लिए जिस तकलीफ़ का मुझे सामना करना पड़ा है, जितनी मिन्नतें मुझे करनी पड़ी हैं, बहैसियत रुकने कौमी असम्बली मुझे जितना उस पर तकलीफ़ का और दर्द का सामना करना पड़ा है कि मैं बोलना चाहता हूँ इस बात पर, और मैं एक बिल पेश करना चाहता हूँ असम्बली के अंदर। मेरी तहरीक थी, मेरी तहरीक बुलडोज़ कर दी गई और वो असम्बली में नहीं पेश की गई। मैं उसे पहले जमा करा चुका था और अपोजिशन की तहरीक चलते, और मैं कह रहा था इसको क्लब कर दें, मरवा की तहरीक को और मोटरवे हादसे की तहरीक को क्लब कर दें ताकि हम मिलकर बात करें। तो मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी, फिर ख्वाजा आसिफ साहब की सुनी गई। तो भाई आप मेरी भी सुन लें। इस बुनियाद पर ये कि मैं समझता हूँ कि नाराज़ अरकान असम्बली आपकी अगर पार्टी के हों तो दुनिया में तरीक़ाकार जमहूरियतों में ये होता है कि आप अपने नाराज़ रुकन को मनाएं, उससे पूछे जाकर, और ख़ास तौर पर वो रुकन जो आपका पार्लियामेंट में पुराना हो, नया नहीं आया है, वो जानता है पार्लिमानी उमूर भी और पार्लिमानी आदाब भी। फ्लोर ऑफ द हाउस क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसा क्या मेरे साथ हुआ है, ऐसा क्या ख़तरनाक काम मेरे साथ हुआ है कि जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इसका जिक्र मैंने जहाँ करना था कर दिया, मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता। लेकिन मरवा के साथ ज्यादती हुई, कराची के एक बच्ची की इस्मत दरी की गई, मोटरवे ज्यादती केस के ऊपर हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देखा कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के अंदर कितना दुख है, कितना कर्ब है, कितनी पीड़ा है, जिसे वो फ्लोर ऑफ द हाउस बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये सब ने देखा है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ जो आप कह रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। हम तो चाहते हैं कि जहां आपका शिकवा है उसको रखें ताकि पता चले कि मामला क्या है। मैं भी चाहता हूं कि मैं बताऊं, लेकिन वो ऐसी बात है कि मैं बताऊंगा तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। एक ऐसी बात है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक इतना बड़ा दुख है कि आपको मैं बयान भी नहीं कर सकता। यूँ समझ लें कि मैं पता नहीं कैसे ज़िंदा हूँ, ये सब बातें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अब इससे सोच लें कि क्या कुछ हुआ होगा, वो ऐसी क्या चीज़ है। तो वो खैर मैंने जहाँ बयान करनी थी वहाँ बयान की। अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आपको भी बता देंगे। डॉक्टर साहब देखें, आप हमें आवाम के दरमियान दिखाई देते हैं, वो कराची के सैलाब का मामला हो, बल्कि हमने तो आपको पानी में उतरते हुए भी देखा है। तो आप एक अवामी लीडर ज़रूर हैं सर, और जब आप ये बात कर रहे हैं, अवाम का लीडर ये बात कर रहा है, तो फिर अवाम तो जानना चाहेगी ना। नेशन वॉन्ट्स टू नो वाली बात है। फिर डॉक्टर साहब, फिर ये राज सीने में तो नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल आपकी बात में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती किसी और की। आप इंतहाई मोहब्बत से, शफ़क़त से, प्यार से भी पूछ रहे हैं और अपने दर्द का इजहार भी कर रहे हैं, और आप
यकीनन कोई अपने चैनल की रेटिंग के लिए उसके लिए नहीं पूछ रहे, भी मुझे पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जिस चैनल पर बैठे 24 चैनल, आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर इत्तिमाम हुज्जत ज़रूरी होता है। तो अभी इत्तिमाम हुज्जत के मराइल हैं, अभी तो समझ लें कि अभी असर का वक्त हुआ नहीं है, जब असर का वक्त होगा तब आपको बता दूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब ऑपोजिशन की एपीसी सिर्फ एक रोज की दूरी पर है। ऑपोजिशन जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए अपने 2 नुकाती एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और जायजे के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। दूसरी जानिब आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से राब्ता किया, उन्हें एपीसी में वर्चुअल शिरकत की दावत दी, जिसे नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया है। जराए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी एपीसी में वर्चुअली शिरकत करेंगे। अब नवाज शरीफ एपीसी कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली मौजूद होंगे। जराए के मुताबिक ऑपोजिशन की जो छोटी जमातें हैं उनको 2 बड़ी जमातों से भी कुछ शिकवे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के एजेंडे पर तहफ्फुज़ात हैं। ऑपोजिशन की छोटी जमातों का मौकिफ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से दिए जाने वाले एजेंडे में हुकूमत मुखालिफ तहरीक शामिल नहीं है। इसीलिए बार बार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से राब्ते की कोशिश भी की गई। रहबर कमेटी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत को तूल देने की कोशिश कर रही है। ऑपोजिशन की छोटी जमातों का मुतालिबा है कि हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक को एजेंडे में शामिल किया जाए। जमातों का तासुर है कि ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें महज नूरा कुश्ती कर रही हैं जो काबिल कबूल नहीं है। जराए के मुताबिक अगर हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान एजेंडे में शामिल ना हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। अब ऑपोजिशन की छोटी जमातों के बड़ी जमातों से क्या तहफ्फुज़ात हैं, क्या शिकवे, क्या शिकायतें, इस पर बात करने के लिए इस वक्त तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे हाफिज हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और साथ ही उन्हें एपीसी में वर्चुअली शिरकत की दावत भी दी, जो साबिक वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली है। आपको क्या दिखाई देता है, साबिक वज़ीर आज़म की वर्चुअली एपीसी में शिरकत करने के कितने इम्कानात मौजूद हैं और इसकी जो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है, कितनी सिग्निफिकेंस होगी उनकी प्रेजेंस एपीसी के अंदर? देखिए, आज जनाब बिलावल साहब ने जो बात की है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो चंद दिन पहले मैंने ख़ुद अपनी गुजारिशात में एक बयान में, बल्कि 1-2 चैनल पर भी हमने गुजारिश की, बल्कि उनके जो वारंट जारी हुए हैं उस फैसले से पहले भी हमने दरख्वास्त की थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर उनको अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए, अगर हिम्मत करके वो तशरीफ़ लाएँ तो ये तमाम मसाइल जो है वो बेगुबार हो सकते हैं। और जो मामलात हैं, न सिर्फ ये कि एपीसी के हवाले से, उसके इत्तेहाद के हवाले से, बल्कि ख़ुद मुस्लिम लीग के अंदर जो सूरत हाल है, या जिस तरह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो 32 के करीब अरकान कहते हैं गैर हाजिर थे, ये तमाम सूरत हाल इसलिए दरपेश हो रही है कि इस वक्त जो बयानिया है उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा। और यकीनन वो तमाम अरकान भी देख रहे होते हैं कि अगर अपोजिशन के बाज़ रहनुमा अपनी मसलियत और मसालियत के बारे में सूरतकार बनते हैं, नरम गोशा रखते हैं या मसालियत की बात करते हैं, तो ये उनके फिर अरकान किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए तगोदो नहीं करेंगे। और जहाँ पर रहनुमा अपने कायदीन जो है अपनी किश्तियाँ जलाकर मैदान में निकलते हैं, तो फिर उनको मामूली वर्कर भी अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। तो हम ये समझते हैं कि अगर बिलावल साहब ने ऐसी बात की है तो यकीनन उन्होंने एक अक़लमंदाना बात की है और उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, ताकि बार बार 2 साल गुजरने के बाद ये सूरत हाल जो सामने आई है उसमें तो कौम को भी पता है, मुस्लिम लीग के साथियों को भी पता है कि इसमें यकीनन हम तकरीबन 2 साल से इसी तगदो में है और आज भी हम मैदान में खड़े हैं। और इसका एक, जिस तरह आपने ज़िक्र फरमाया कि 9 जमातें अलग नहीं हुई हैं, बल्कि हम इसलिए बैठे थे कि दूसरी तरफ से हमें कोई जो है सर्द हवा का झोंका नहीं मिल रहा था। और हमें अब तवक्को है कि 20 तारीख़ को जो सूरत हाल है उसमें अगर नवाज़ शरीफ साहब बनफ़्स नफीस नहीं आ सकते हैं तो वो वीडियो लिंक पे किसी और हवाले से अगर
वो शामिल होंगे तो यकीनन ये बात इसके लिए। अब तीसरी एपीसी होने जा रही है। पहले जो 2 एपीसीज हुई उसमें जमीयत उलमा इस्लाम और तमाम छोटी जमातें, जो 11 जमातें आप की बात कर रहे हैं, वो बड़ी क्लियर थी, बड़ी अटल थी कि एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की जानी चाहिए है और हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस हवाले से जो 2 बड़ी जमातें हैं उनसे हमेशा आपको शिकवा रहा है। आपको लगता है कि इस बार की एपीसी में कोई बड़ी तहरीक का ऐलान मुतवक्के है, कोई ऐसी बड़ी कैंपेन हो सकती है राय आमा हमवार करने के हवाले से, और ये एपीसी नतीजा खेज साबित हो सकती? देखिए, ये 2 एपीसियाँ नहीं हुई हैं, बल्कि 18 के फ़ौरन बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने अपोजिशन की बड़ी जमातों और तमाम अपोजिशन के सामने, कौम के सामने अपना एक मौक़िफ़ रखा और हमने कहा कि 6 बजे के बाद पोलिंग के दिन जो सूरत हाल सामने आई है उस हवाले से यकीनन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस असम्बली में नहीं जाना चाहिए, हल्फ बर्दारी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और उसी तरीके से एक तहरीक चलानी चाहिए जिस तरह माजी में धांधली के ख़िलाफ़ चलाई गई थी। तो उस पे हमारा मौक़िफ़ होता और एक एपीसी उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम ने तलब की थी। उसके बाद कई एपीसी हुई हैं और उसमें रहबर कमेटी की तश्कील हुई है, रहबर कमेटी ने फ़ैसले किए हैं। उसके बाद 15 मिलियन वार जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में की और फिर आज़ादी मार्च का फ़ैसला हुआ और उसमें बाकायदा तौर पर नून का इख्तिलाफ़ आज़ादी मार्च से नहीं था बल्कि सिर्फ तारीख़ के हवाले से था कि उन्होंने कहा कि हम नवंबर के शुरू में आ सकते हैं, तो हमने 31 अक्टूबर रखा इसलिए ताकि नवंबर में वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकें। तो ये तमाम बातें आई हैं, तो इसलिए हम समझते हैं कि उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई तब उन्होंने भी वही इंदिया दिया वोट की इज्जतों के हवाले से। इससे पहले जो कुछ हुआ है उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, इससे आप क्या तवक्को लगाए हुए हैं कि वो क्या बयानिया है कि अगर वो होगा तो तमाम छोटी जमातें साथ चलेंगी 2 बड़ी जमातों की, वो 11 जमातें भी उस पर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो बयानिया क्या है साहब? देखिए, बयानिया हमारी ख्वाहिश या फरमाइश पे नहीं बल्कि ख़ुद ये बयानिया जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब उनके पे मुकदमात चल रहे थे उस दौरान उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमा से ख़िताब किया और एक बयानिया दिया और वह है वोट को इज़्ज़त दो। तो हम समझते हैं कि बयानिया उनका अपना वही है और अगर उस हवाले से उस बयानिया पे कारबंद होते हैं तो वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। अब तरीक़ेकार के हवाले से एक कोशिश हमने की, काश उस वक़्त हमारे 2 बड़ी सियासी जमातें जो है वो मसलहत को बालाताक रख कर हमारे शाना बशाना होते तो आज शायद नताइज मुख्तलिफ होते। लेकिन हम भी यही कहते हैं कि इस असम्बली के हवाले से अगर कोई इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो फिर उस बयानिया को पहले तब्दील होना पड़ेगा। वो बयानिया ये है कि ये असम्बली जो बनी है ये जो है वो धांधली की पैदावार है, तो फिर उस धांधली के पैदावार असम्बली के अंदर अगर तब्दीली दोबारा लाई जाएगी और कोई भी नई गवर्नमेंट बनाई जाती है या अदम एतमाद की सूरत हाल होती है और फिर अदम एतमाद के हवाले से सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में जो सूरत हाल सामने आई है तो उस हवाले से हमारा तो JUI का और दीगर बाज़ जमातों का यही मौक़िफ़ है कि अल्लाह का नाम लेकर उसके लिए तहरीक का आगाज़ किया जाए, उसके लिए सोचा जा सकता है और तमाम तर असम्बलियों से इस्तीफ़ों की भी तजवीज़ आ सकती है। ये तमाम बातें बैठ कर ही तय की जाएंगी। हम फौरी तौर पर अपना जो इंदिया है, अपना लाए अमल है और अपना बयानिया है वो इंशाअल्लाह हमारे कायदीन और हमारे साथ जो जमातें बैठी होंगी वो अपना अपना बयानिया देंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हुसैन अहमद साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान JUI फे मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि बेटी ने बाप का सर बुलंद करने के लिए क्यों कुर्बानी दी। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सबसे पहले बहावलपुर में ज्यादती का शिकार खातून का सुसाइडल नोट आपके सामने रखते हैं। उसमें वो लिखती है कि अब्बा आप कल सर उठाकर जी सकेंगे। ये अल्फाज हैं बहावलपुर के नवाही इलाके खैरपुर की एक लड़की के जिसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। वालिद अपनी बेटी को लेकर पुलिस चौकी पर पहुंचा। चौकी एहलकारों ने उसे थाने भिजवाया लेकिन थाने में तफ्तीश करने के बाद उन्हें दोबारा पुलिस चौकी भेजा गया।
पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर लड़की ने खुदसोजी कर ली। साथ ही उसने अपने बाप के नाम पैगाम छोड़ा कि अब्बा आप कल सर उठाकर जी सकेंगे। बेटी की बेबसी की झलक उसके बाप के लहजे से छलक रही थी। उसका बाप था, वो क्या स्टेटमेंट है जो बाप ने दी, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। असा वाल दरखास्त तू चाहते लिखवाते वाल गए गोठ उन्हें दरखास्त वानी थी से जे लोग दरखास्त वानी थी से वो पुलिस वाला बैठा आई मतलब वाकई वड्डा अफसर क्या नहीं बैठा उसी या गाल की उसकी दरखास्त रखी वनो अस एक डूडी मारा तक उन्हें कुछ देसूँ तो वाल बाद तो नाल गाल करेसूँ कि उठी गई स्प्रे चाहते लैटरिन ने स्प्रे पी तो बाहर निकली उसी को जाकर उसके बाबा सवेरे मुँह टिकावन जो अस चाहते अस बहावलपुर गए पे बहावलपुर समय पहुंचे ऐसा निकलती गई। बाप के अल्फाज सुनकर मेरा ये कहने को जी चाहता है कि देखी जो घर में फूंक तो चुपके से मर गई, बेटी गरीब बाप पे एहसान कर गई। वाकया मीडिया पर रिपोर्ट हुआ तो डीपीओ सुहेब अशरफ ने वाकये का नोटिस लिया, अपनी गाड़ियों की बत्तियां जलाई और फौरी मुतासरा खानदान के घर पहुंच गए। गफलत बरतने पर एसएचओ, तफ्तीशी और मुहर्रर को हवालात में बंद कर दिया। डीपीओ के नोटिस पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ ने कार्रवाई में फुर्ती तो दिखाई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फुर्तियां वाकया सोशल मीडिया पर आने से कबल नहीं दिखाई जा सकती थी? क्या इंसाफ पाने के लिए जान देना जरूरी हो गया है? मुल्क में सालाना 5000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पर्टिकुलरली इस केस के अंदर जहां पर एक खातून ने खुदसोजी की है, वहां पर तो यकीनन मरने वाली ये कह रही है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। ये केसेस जो रोज बरोज रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन मंजर आम पर नहीं आते हैं सोशल मीडिया पर आए बगैर। रिपोर्ट ना होने की वजूहात पुलिस का रिवायती तरीकाकार भी है। मर्द पुलिस एहलकारों की जानिब से ज्यादती के शिकार खवातीन से बयान लेना, खानदान की इज्जत और नामूस की खातिर खामोश रहना भी इसकी एक बुनियादी वजह है। क्या इस तरीकाकार को तब्दील किया जा सकता है? इस वक्त मुल्क भर में खवातीन के गिनती के चंद थाने हैं, जबकि खवातीन पुलिस ऑफिसर्स की तादाद भी इंतहाई कम है, आटे में नमक के बराबर है। माजी में भी मर्द पुलिस एहलकार ही रेप केसेस को डील करते रहे हैं। खवातीन से काबिल एतराज सवालात पूछे जाते हैं। यही नहीं बल्कि पुलिस के बायस खवातीन भी FIR के इंदराज में हिचकिचाती हैं। देही इलाकों में जिनसी ज्यादती के वाकयात मीडिया पर रिपोर्ट होते हैं और ना ही ऐसे मुकदमात का इंदराज कराया जाता है। इसकी बड़ी वजह कानून की बारीकियों से लाइल्मी का होना है और बदनामी के डर को भी समझा जाता है। इसी तरह खवातीन की अक्सरियत अपने साथ होने वाली ज्यादती को डिस्कस भी नहीं करती हैं। पुलिस के अमूमी रवैये, खवातीन पुलिस एहलकारों की कमी के बावजूद जब कोई केस अदालत में पहुंचता है तो वहां पर भी एक इम्तहान शुरू हो जाता है। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। बड़े इश्यूज हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंजाब बार काउंसिल की साबिका चेयरपर्सन बुशरा कमर साहिबा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज्यादती का शिकार बहावलपुर की खातून ने महज इसलिए खुदसोजी कर ली कि पुलिस उसके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोई ताउन नहीं कर रही थी, उसे इंसाफ होता हुआ अपनी नजरों के सामने दिखाई नहीं दे रहा था और उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या वजह है बुशरा कमर साहिबा, आपको क्या दिखाई देती है इस तरह के केसेस के अंदर कि ज्यादती का शिकार खवातीन को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता है? देखें, इसमें मैं सबसे पहले तो ये समझती हूँ कि हमारा जो सिस्टम है बहुत क्रूअल है। इसमें सबसे पहले तो खातून जिसके साथ ज़्यादती होती है उसकी इज़्ज़त पे जो धब्बा लग जाता है, उसकी वजह से वो इन टाइम अप्रोच ही नहीं कर पाती, और अगर अप्रोच करती है तो शायद हमारे पुलिस के पास जो SOPs हैं वो इस तरह के हैं कि उन पे बर वक्त कार्रवाई नहीं होती और इसकी वजह से जो दरिंदे हैं वो छूट जाते हैं। तो इसमें यह है कि इस पे आगाही देने की ज़रूरत है हमें अपनी खवातीन को कि वो जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट हो वो उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि वो जितना प्रॉम्प्टली रिपोर्ट होगा उतना ही उनको रिलीफ मिल सकेगा। सब्सिक्वेंटली आप भी समझते हैं कि एक खातून जिसके साथ ज़्यादती होती है वो हफ्ता 10 दिन तो उससे ही बाहर नहीं आती है जो जिस तकलीफ़ का वो शिकार होती है। जब वो थोड़ा सा होशो हवास में आती है और वो जाके दरवाज़ा नॉक करती है पुलिस का, तो पुलिस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती, और जब तक उसका मेडिकल होता है तब तक काफ़ी सारी एविडेंस मिट चुकी होती है, और जब वो एविडेंस मिट जाती है तो फिर दरिंदे अगर पकड़े भी जाएं तो उन्हें सजा नहीं हो पाती। बुशरा कमर साहिबा, ज्यादती का शिकार खातून जब इस मामले को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करती है, तो क्योंकि आप तो इस तरह के बहुत सारे केसेस को डील करती हैं, आपने तो देखा है, आप बताइएगा कि खातून को किस अजियत से गुजरना पड़ता है जब वो पुलिस स्टेशन में अपने इस दुख को बयान करने के लिए पहुंचती है, इस मुकदमे के इंदराज के लिए पहुंचती है, तो वहां क्या प्रोसेस होता है? वहाँ पे प्रोसेस तो यही है कि वो जाए और जाके अपना मैटर रिपोर्ट करे,
और ऐसे केसेस में पुलिस को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि इमीडिएटली उस खातून का जो है बयान उसको कलमबंद किया जाए और फ़ौरन से उसका मेडिकल करवाया जाए और उसमें जो भी एविडेंस है डीएनए की फॉर्म में और उस फॉर्म में उसको सिक्योर तो किया जाए। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा होना इतना आसान है हमारे सिस्टम के अंदर? डेफिनेटली इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें मैटर तो ये हो सकता है। और इसमें अब ये देखें आए रोज़ जो बढ़ते केसेस हैं, इसकी रोशनी में हुकूमत को भी मैं समझती हूँ चाहिए कि इस पर इमीडिएटली अमल दरामद करे। और वैसे पुलिस के पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें यही है कि कत्ल के केसेस में और ज़्यादती के केसेस में कोई इंक्वायरी नहीं की जाती और फ़ौरन से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादती तो गरीब के साथ हो रही है जबकि दरिंदे अमीर हैं, और वो इन मैटर्स को की रिपोर्टिंग में रुकावट का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से उस खातून का वर्जन जो है वो प्रॉपरली इन टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अदरवाइज कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसे मैटर को डिले किया जाए। उषा कमर साहब, एक मामला और भी तो है ना, एक कम्युनिकेशन गैप है। जब एक खातून अपना ये केस लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर इस केस को सुनने के लिए मेल पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ होता है। वो मुतल्लिका थाने का एसएचओ है या तफ्तीशी है या मुहर्रिर वहां पर मौजूद है, वो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं। जिस वक्त अरेस्ट की बारी आती है तो फीमेल कांस्टेबल्स कहीं अगर मौजूद हों उनको बुलाया जाता है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन जिस वक्त एक खातून पहुंचती है तो आपको नहीं लगता कि एक मर्द के साथ वो अपना दुखड़ा आसानी से बयान नहीं करती, वहां पर भी रिलक्टेंट होती है बयान करने में, ये हिचकिचाहट होती है जिसकी वजह से बहुत सारे मामला मिस रिपोर्टेड रह जाता है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये भी एक हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसी वजह से जब लाहौर में फ़ीमेल पुलिस स्टेशन बने तो हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि वहाँ पे इन मैटर्स में जो ख़वातीन जो ज़्यादती का शिकार होंगी, घरेलू मज़ालम का शिकार होंगी, तो उनकी दादरसी आसानी से हो सकेगी। तो इसमें तो ये होना चाहिए कि हर थाने में एक खातून अहलकार जो है वो उसको तैनात किया जाए जो 24 आवर्स वहाँ ड्यूटी पे हो, ताकि ऐसे मैटर्स जब रिपोर्ट हों तो वह खातून उनके साथ अपना दुख दर्द प्रॉपर तरीके से बयान कर सके, मैटर भी प्रॉपरली रिपोर्ट हो, और जो खातून वहाँ पे मौजूद होगी वो डेफिनेटली उस खातून के दर्द को उसी तरह समझेगी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल बुशरा कमर साहब आपसे ये है कि ये पर्टिकुलर केस जो बहावलपुर का है उसमें खातून का जो सुसाइडल नोट है, उसने अपने सुसाइडल नोट के अंदर ये लिखा है अपने बाप के नाम कि अब आप सर उठा के जी लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि एक फैमिली प्रेशर भी होता है। जो ज्यादती का शिकार खातून होती है, इसका मतलब यह है कि वो अपने अहले खाना, अपने अजीज़ो क़ारिब, अपने एक सोशल प्रेशर के अंदर भी बह रही होती है। ये किस हद तक खतरनाक है? ये बात, ये देखें, ये बहुत ख़तरनाक बात है। मैं एक केस मेरी नज़र से गुजरा, फैसलाबाद का एक केस था। 11 साल की एक बच्ची के साथ एक दरिंदे ने ज़्यादती की, और उस मैटर को जब उसके बाप ने इमीडिएटली रिपोर्ट किया तो उसने जो 15 पे कॉल की, उसने कहा मेरे घर में डकैती हो गई है। और वो जब पुलिस आई तो सब्सिक्वेंटली डिफेंस ने प्ली ही ये ली कि इन्होंने जो 15 पे कॉल की थी, इन्होंने तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट ही नहीं दी कि इनकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, इन्होंने तो कहा कि हमारे साथ डकैती हो गई है। वहाँ पे फिर मैंने ट्रायल कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट्स किए तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये था, मैंने कहा जी देखें, किसी की इज्जत लुट जाना क्या डकैती नहीं है? ट्रायल कोर्ट ने उसमें मेहरबानी की कि उसमें सज़ा दे दी उस दरिंदे को, और वो आज तक बिहाइंड द बार है, क्योंकि उस मैटर को मैंने पर्सनली बहुत एफर्ट की उसको सज़ा कराने के लिए भी, और अपील स्टेज पे भी अभी तक वो अंदर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा कमर साहब आपके वक्त के लिए। बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद थी, पंजाब बार काउंसिल की साबिका वाइस चेयरपर्सन है। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद तज़किरा करेंगे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी का। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान को रेकोडेक मामले पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में एक अहम कामयाबी मिली है, जहां आलमी बैंक के सालिसी फोरम एक्सिड ने $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इस पर स्टे ऑर्डर मिला है। जुलाई 2019 में एक्सिड ट्राइब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टेथियन के हक में फैसला दिया था और पाकिस्तान को $6 अरब ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को अदा करने का हुक्म भी सादर किया था, जिसके फौरी बाद पाकिस्तान ने $6 अरब जुर्माना कलअदम करार दिलाने के लिए एक कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। बयान में कहा गया है कि एक्सिड ने पाकिस्तान की दरखास्त पर $6 अरब जुर्माने की अदायगी रोकने का अबूरी हुक्म इम्तना दिया था, और अप्रैल 2020 में हुक्म इम्तना मुस्तकिल करने की समाअत वीडियो लिंक पर शुरू हुई थी।
अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के मुताबिक 16 सितंबर को एक्सिड ने पाकिस्तान के हक में हुक्म इम्तना को मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया है और रेकोटेक के मामले पर हतमी समाअत अब मई 2021 में होगी। इससे कबल पाकिस्तान ने रवा बरस जनवरी में रेकोटेक केस में आयद $6 अरब के जुर्माने को रोकने के लिए अमरीकी वफाकी अदालत से रुजू किया था। अब याद रहे कि टेथियन कॉपर कंपनी की इंतजामिया ने 11 अरब 43 करोड़ रुपए के नुकसानात का दावा किया था। कंपनी की जानिब से यह दावा बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कंपनी के लिए लीजिंग दरखास्त मुस्तरद होने के बाद ICSID में 2012 में दायर किया गया था, जिसके बाद हुकूमत और आलमी कंपनी के दरमियान यह केस 7 साल तक जारी रहा था। TCC ने केस 12 जनवरी 2012 में दायर किया था, जबकि ICSID ने इसके लिए ट्राइब्यूनल 12 जुलाई 2012 को कायम किया था। रेकोटेक केस के मामले पर बात करने के लिए इस वक्त मारूफ साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आलमी बैंक के सालसी फोरम की तरफ से जो $6 अरब का जुर्माना आयद किया गया था पाकिस्तान पर, उस पर अब हुक्म इम्तना जारी किया गया है। ये फैसला पाकिस्तान के लिए किस कदर खुशाइंद है? इससे आपको ये सोचना चाहिए कि आपको थोड़ा टाइम मिल गया ताकि आप उनसे नेगोशिएट कर सकें, क्योंकि उनका जो फाइनल फैसला आना उससे पहले आप जो भी उनसे तय कर सकते हैं टेथियन कॉपर कंपनी से वो तय कर सकें। तो इस थोड़ी मोहलत मिल गई आपको बात करने के लिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिल गया है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है सर? जी, ये बड़ा मामला पेचीदा इसलिए हो गया है कि ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट का था और टेथियन कॉपर कंपनी के दरमियान था। दो पार्टीज़ थी इसमें और फैसले भी सारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ही करने थे और उस कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। तो इसके बीच में कुछ थोड़ा सा ये हुआ कि जब उनकी वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई वो 3 साल के बाद 11 साल के बाद आई। एक तो वहाँ डिले हो गई, तो दूसरा ये था कि वो बजाय इसके कि वो जो पूरे उन्होंने 400 किलोमीटर रकबा लिया हुआ था माइनिंग लीज के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए। पहले फेज़ में एक्सप्लोरेशन होती है, बाद में माइनिंग होती है। उस रकबे को 400 किलोमीटर को भी उन्होंने ब्लॉक करके रखा 11 साल। तो जब रिपोर्ट आई फिजिबिलिटी की तो वो सिर्फ 3-4 स्क्वायर किलोमीटर पे आई, तो रिपोर्ट भी इनकम्प्लीट आई। तो इस बात पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फिर फैसला किया कि ये माइनिंग लीज रूल्स जो हैं उनके बलूचिस्तान के माइनिंग रूल्स वो वायलेट उन्होंने किए हैं। तो उन्होंने उसको फिर जो माइनिंग लीज थी ना, बाद में जो सेकंड फेज़ होता है माइनिंग लीज का, वो माइनिंग लीज फिर उन्होंने उसको नहीं दी। डॉक्टर साहब, हमारी मालूमात के मुताबिक किसी खास प्रेशर पर उस वक्त हुकूमत ने डिसीजन लिया था, कुछ प्रोसीजरल फ्लॉज थे, कुछ लैप्सेस थे और कुछ मिस एग्रीमेंट था, तभी तो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को आलमी फोरम के ऊपर ये केस लड़ना पड़ा और ये मामला आलमी फोरम पर उठाना पड़ा। आर्मी फोरम पे तो वो लोग चले गए बिल्कुल, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था हमारे सुप्रीम कोर्ट पे, वहाँ पे वो केस हार गए थे। तो आर्मी फोरम पे अब ये एक चीज़ क्लेम मैं करूँ, रेकोटेक में तकरीबन 28 माइंस हैं, टोटल 28 माइंस हैं। उन्होंने सिर्फ एक पे एक्सप्लोरेशन की थी, तो उनको उसका एक की माइनिंग लीज अब लेनी चाहिए थी। उन्होंने तकरीबन 20-25 माइंस की माइनिंग लीज मांग ली। तो ये भी रूल्स की वायलेशन है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो बहरहाल वो इंटरनेशनल कोर्ट ने वो मुकदमा सुना था 2014 में। उसके बाद तो मुझे पता नहीं फिर वो 5 साल उनको क्यों लगे फैसला करने में। आप 2019 में डॉक्टर मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप रेकोटेक का? क्या यही ऑस्ट्रेलियाई कंपनी फिर कंटिन्यू करेगी या बाहर से और कंपनीज को हम बिडिंग के लिए जो है वो मदऊ करेंगे? और फिर उसके बाद हमें क्या ख्याल रखने की जरूरत है कि मुस्तकबिल में इस तरह से कोई इंटरनेशनल स्टेक होल्डर आलमी फोरम पर ना चला जाए? बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं। देखिए ये बिडिंग, ये जब तक इंटरनेशनल बिडिंग करके आप चीज़ ना दें, कंपेटिटिव बिडिंग करके, ये ट्रांसपेरेंट काम नहीं होता। इसका कॉन्ट्रैक्ट ही जो हुआ है वो 1 साइडेड हुआ है, एक कंपनी के साथ हुआ, कोई इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं कराएगा। और 1993 में हुआ, उस वक्त की हुकूमत ने किया। तो ये तो अगर आप इंटरनेशनल टेंडरिंग करें जो आपको बेस्ट कंडीशंस देती हैं कंपनी, बहुत कंपनियां दुनिया में जो करती हैं ये काम, तो वो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ थी। तो वो काम एक गलती पहले तो वहाँ पे हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मारूफ साइंसदान डॉक्टर समर मुबारकमंद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि हाकिमीन टैक्स देने से गुरेजा क्यों है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान बैसियत मीर रियासत, बैसियत ऑपोजिशन लीडर और बैसियत चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार टैक्स अदायगी पर जोर देते रहे हैं। वो कई मरतबा दावा करते रहे हैं कि माजी की हुकूमतों की करप्शन के बायस अवाम टैक्स नहीं देती। मीर रियासत जो ही कुर्सी इख्तियार पर बैठे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करेंगे और अवाम टैक्स देंगे, लेकिन हुआ सब कुछ इसके बरक्स।
आवाम तो टैक्स नहीं देती है, लेकिन अवामी नुमाइंदे भी टैक्स देने में पसोपेश से काम लेते रहे हैं। टैक्स अदायगी में हिचकिचाहट, रिलक्टेंस सिर्फ ऑपोजिशन की जानिब से नहीं रही, बल्कि हुकूमती मेंबरान भी टैक्स देने में आगे नहीं बढ़े। मेंबरान असेंबली और सेनेट में से 178 ऐसे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है। अवामी नुमाइंदों में से 16 मेंबरान ने 1000 से भी कम, जबकि 26 ने 1000 से 5000 के दरमियान टैक्स अदा किया है। अगर हुकूमती बेंचेस की बात की जाए तो वफाकी वज़रा फैसल वॉडर, जरताज गुल, वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी ने टैक्स अदा ही नहीं किया। इसी तरह से खर खानदान के चश्मो चिराग और कम उम्र तरीन रुकन असेंबली रजा रब्बानी खर ने भी टैक्स अदा नहीं किया है। रुकन पंजाब असेंबली खुश अख्तर ने सिर्फ 33 रुपए टैक्स की मद में कौमी खजाने में जमा कराया। अब सवाल तो ये है कि अगर अवामी टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी टैक्स कैसे अदा करेगा, उसका एतमाद कैसे बहाल होगा? ये बड़ा अहम सवाल है और यकीनन इस सवाल का जवाब मेरी रियासत ही दे सकते हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।